जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। चाइना ने एलएसी के पास तैनात किए बड़ी संख्या में अपने फाइटर्स। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने वार्न किया चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों को लेकर। अस्त्र मार्क 3 मिसाइल टेस्ट की जाएगी 2024 में। टीडीबीएफ का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जल्द ही तैयार हो जाएगा अपने ट्रायल्स के लिए। और भारत की नेविगेशन फर्म मैप माई इंडिया ने इसरो के साथ किया कोलैबोरेशन। एएनआई की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि चाइनीज एयरफोर्स ने पूर्व लद्दाख के पास अपने होटान एयरबेस में करीब 25 फ्रंटलाइन फाइटर्स को तैनात किया है, जिनमें J-11 और J-20 जैसे फाइटर्स शामिल हैं। सोर्सेज का कहना है कि चाइना पहले यहां पर MiG-21 क्लास के फाइटर्स को तैनात रखता था, लेकिन अब चाइना ने यहां पर अपने और भी अधिक कैपेबल फाइटर्स को तैनात किया है, और वो भी बड़ी संख्या में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के मामले में इंडियन एयरफोर्स के पास चाइनीज एयरफोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि चाइनीज एयरबेस की जो लोकेशन है वहां से उनके फाइटर्स अपने फुल पोटेंशियल के साथ ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि चाइनीज एयरफोर्स अब भारतीय क्षेत्र के करीब एक नया हवाई क्षेत्र बना रही है, जो उन्हें कम ऊंचाई से मिशंस को अंजाम देने की कैपेबिलिटी देगा। और आपको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में यूएस आर्मी जनरल की तरफ से कहा गया था कि एलएसी के पास चाइना की जो गतिविधियां चल रही हैं वो अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकती हैं, और खास करके चाइना के वो कुछ डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड एलएसी के बेहद करीब बना रही है। हालांकि भारत की तरफ से भी क्लियर किया गया है कि चाइना की हर एक गतिविधि को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, और भारत भी अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर रहा है। और इंडियन एजेंसीज की नजर होतान एयरबेस के साथ साथ गरगुंसा, कसगर, पोपिंग, टकोंका दुंजोंग, लिंजी और पंगाड एयरबेस पर भी है। और आपको ये भी बता दें कि सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से भी इस बात का कंफर्मेशन मिला है कि हाँ, चीन वाकई में एलएसी के पास के अपने एयरबेसेस पर अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की तैनाती को बढ़ा रहा है। और गवर्नमेंट सोर्सेज का यही कहना है कि अभी के समय चाइनीज एयरफोर्स की जो तैनाती है वो पहले के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। और अभी यूएस आर्मी जनरल के बयान के बाद जो चाइना की तरफ से विरोध करते हुए ये कहा गया था कि सीमा विवादों को चाइना और भारत बातचीत के माध्यम से सुलझाने के लिए विल और कैपेबिलिटी दोनों रखते हैं। और हमने आपको कहा था कि चाइना की ये बात खुद चाइना पे लागू नहीं होती है, क्योंकि चाइना चाहता ही नहीं है कि सीमा विवाद सुलझे, बल्कि चाइना की सोच है विस्तारवादी वाली, और उसका जो हमेशा मकसद रहता है दूसरों की जमीन पर इलीगल तरीके से कब्जा करना, तो वो कभी भी बदलने वाला है नहीं। और अब चाइना की जो एक्टिविटीज हैं तो वो भी साफ दिखाती है कि चाइना कितनी विल और कैपेबिलिटी रखता है विवादों को सुलझाने की। लेकिन हम इस बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस चाइनीज मिलिट्री की किसी भी गतिविधि का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। एक तरफ जहां एलएसी के पास के एयरबेसिस पर चाइनीज एयरफोर्स द्वारा उनके फाइटर्स की संख्या को बढ़ाए जाने वाली रिपोर्ट्स आई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन की तरफ से चीन की हरकतों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसपे उनका कहना है कि भारत से सटी सीमा पर चीन अपने दावों को मजबूत करता जा रहा है, और जिसमें चाइना भारत के साथ लगे सीमा क्षेत्रों पर रोड्स, ब्रिजेस, रेजिडेंशियल यूनिट्स, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण कर रहा है। और ये बात यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने सिंगापुर में चल रहे संग्रीला डायलॉग को संबोधित करते हुए कही है। लेकिन साथ में उनका यह भी कहना था कि भारत की बढ़ती हुई सैन्य क्षमता और तकनीकी ताकत इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स की तरह काम करेगी, और जो इस क्षेत्र में स्थिरता लाने में सहायक होगी। और इसी के साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि चाइना अपने क्षेत्रीय दावों के लिए जो एक आक्रामक दृष्टिकोण अपना रहा है, तो उसके खिलाफ अमेरिका अपने दोस्तों के साथ खड़ा है, क्योंकि वे अपने अधिकारों को बरकरार रखते हैं। और उनका यह भी कहना था कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किसी भी देश को राजनीतिक धमकी, आर्थिक दबाव या मैरीटाइम मिलिशिया का उत्पीड़न सहन नहीं करना चाहिए। और उनका यह भी कहना था कि पूर्वी चीन सागर में चाइना की जो फिशिंग फ्लीट है वो दूसरे देशों के साथ तनातनी बढ़ा रही है। साउथ चाइना सी में चीन मानवीय द्वीपों पर एडवांस वेपन्स तैनात कर रहा है, ताकि अपने गैर कानूनी समुद्री दावे कर सके। और जो चीन के जहाज हैं वो गैर कानूनी तरीके से दूसरे देशों की समुद्री सीमाओं में घुसकर लूटपाट कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है, जिसमें टाइम्स नाउ की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि आज से ब्रसेल्स में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच पहले डिफेंस एंड सिक्योरिटी कंसल्टेशंस की शुरुआत की गई है, और जिसमें दोनों पक्ष कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के तहत अपने बीच एक क्लोजर लिंक्स स्थापित करने पर विचार करेंगे। और इसमें यूक्रेन वॉर और चाइना एग्रेशन, ये सारे इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स इंक्लूड रहेंगे। और इस दौरान साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म, मैरीटाइम अवेयरनेस, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, जॉइंट एक्सरसाइजेस, थ्रेट असेसमेंट्स और ऐसी अदर इश्यूज पर कॉपरेशन बढ़ाने को लेकर भी बात की जाएगी। तो जैसे कि अभी कुछ समय पहले रिपोर्ट्स आई थी कि जो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल है उसे इसी साल मई या जून के महीने में टेस्ट किया जा सकता है। हालांकि मई के महीने में तो इसका कोई टेस्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस महीने अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को टेस्ट किया जाए।
लेकिन अब हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से एक नई रिपोर्ट जारी की गई है और जिसमें सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के हवाले से बताया गया है कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल अगले साल यानी कि 2023 में टेस्ट होगी और उसके अगले साल यानी कि 2024 में अस्त्र मार्क 3 मिसाइल को टेस्ट किया जा सकता है। अस्त्र मार्क 3 मिसाइल जो कि करीब 300 किलोमीटर तक की रेंज के साथ आएगी। हालांकि ये जरूर हो सकता है कि इस महीने जून में अस्त्र मार्क 2 को पूरी तरह से टेस्ट किए जाने के बजाय इसके कुछ खास कंपोनेंट्स को टेस्ट किया जा सकता है ताकि अस्त्र मार्क 2 के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए इसकी जो टेक्नोलॉजीज है उन्हें वैलिडेट किया जा सके। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि सोशल मीडिया पर LCA नेवी MK1 NP5 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की एक पिक्चर काफी वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि ये जो पिक्चर है ये तब की है जब LCA नेवी MK1 NP5 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को HAL फैसिलिटी में LCA डिवीजन की एक असेंबली लाइन से दूसरे सेक्शन में मूव किया गया है और इसका पहला उड़ान परीक्षण आयोजित किए जाने से पहले जल्द ही इसके लो एंड हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स को कंडक्ट किया जा सकता है। और बाकी आपको ये भी बता दें कि जो LCA नेवी MK1 NP5 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है तो इसे भारत के ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर प्रोग्राम यानी कि TDBF प्रोग्राम के लिए एक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में चलाए गए ऑपरेशन के दौरान हमारी फोर्सेस ने एक सुअर को सफलतापूर्वक होरिफाइड किया है जो कि सुअर को संगठन हिजबुल से था और जबकि इसी तरीके से आज पुलवामा में भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और अभी जिससे में हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पुलवामा वाले ऑपरेशन के दौरान भी एक और सुअर को सफलतापूर्वक होरिफाइड किया गया है और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है तो इसलिए इस पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर के 2 और सुअर को गिरफ्तार किया है जिन्होंने हाल ही में लश्कर को ज्वाइन किया था और इनके पास से 2 पिस्टल्स, 18 लाइव राउंड्स और 3 मैगजीन पिस्टल्स भी रिकवर की गई हैं और बारामूला SSB की तरफ से बताया गया है कि इनको समय पर गिरफ्तार करके हमने लोकल लीडर्स और माइनॉरिटी कम्युनिटी पर होने वाले किसी तरह के हमले को रोक दिया है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी पाया कि इनके हैंडलर्स न केवल नॉर्थ में बल्कि साउथ कश्मीर में भी एक्टिव हैं। इसके अलावा आज श्रीनगर बारामूला हाईवे से एक IED रिकवर किया गया है फिर जिसे बाद में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने कंट्रोल एक्सप्लोजन के माध्यम से डिमोलिश किया था और इंडियन आर्मी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस IED को समय पर रिकवर करके एक बड़े हादसे को टाल दिया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे द्वारा सेंट्रल सेक्टर के फॉरवर्ड एरियाज को भी विजिट किया गया है और इस दौरान उन्होंने सिक्योरिटी सिचुएशन की समीक्षा की है। इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी मैप माई इंडिया ने भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के साथ कोलैबोरेशन किया है जो कि मैप माई इंडिया के 3D मैप्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि मैप माई इंडिया नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली भारत की फर्म है और अब कंपनी मेटावर्स में प्रवेश करने के हिस्से के रूप में नए मैप्स को भी डेवलप कर रही है और कंपनी का कहना है कि इसरो के कोलैबोरेशन के माध्यम से उनके नेविगेशन को इस्तेमाल करके यूजर्स अपने रूट में आने वाले हीट मैप्स, एयर क्वालिटी मैप्स, वेजिटेशन मैप्स और ऐसी अदर इन्फॉर्मेशन की एग्जैक्ट लोकेशन भी हासिल कर सकेंगे और इसका मतलब यह है कि यूजर्स को नेविगेशन के समय एक रियल टाइम एक्सपीरियंस भी मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर आप पॉइंट A से पॉइंट B पर जा रहे हैं और इसके लिए आपने उनके नेविगेशन का इस्तेमाल किया है तो इस नेविगेशन से आपको ये तक मालूम पड़ेगा कि इस पूरे रूट की जो रियल टाइम कंडीशन है वो कैसी है, यहाँ पे बर्फ पड़ी है, बारिश हो रही है या फिर क्या है। ये सारी चीजें आप रियल टाइम बेसिस पर देख सकेंगे। स्पेस सेक्टर से जुड़ा एक अपडेट ये भी है कि भारत सरकार बेहद ही जल्द एक नई इंडियन स्पेस पॉलिसी की अनाउंसमेंट करने वाली है और जिसके माध्यम से स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को खास करके काफी बढ़ावा मिलेगा। और खैर बाकी अब समय है आज के इतिहास का। तो आज के दिन 2005 में जम्मू कश्मीर के अखनूर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार गुमान सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 1999 में कारगिल वॉर के दौरान सूबेदार बहादुर सिंह अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का सवाल, इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग कमांड कहां पर स्थित है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।